हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वूपिंग कफ या पर्टसिस की। सर्दी खांसी जुकाम बच्चों में कोई बहुत आम बात है, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते कई दफ़े जब सर्दी खांसी बहुत लंबा चल जाए या लंबी खिंच जाए तब हम काफ़ी परेशान होते हैं और बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ऐसे केसेस में खांसी जुकाम वूपिंग कफ या पर्टसिस का लक्षण हो सकता है। मैं डॉक्टर सोमालिका, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, क्लाउड9 हॉस्पिटल कैलाश कॉलोनी, आज आपसे वूपिंग कफ के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। वूपिंग कफ एक बैक्टीरियल इलनेस है जो कि बॉर्डेटेला पर्टसिस नामक बैक्टीरियम कॉज करता है। ये जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी संक्रामक है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे या बड़ों से बच्चों में फैल सकता है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, जब हम खांसते हैं या हम स्नीज करते हैं या हमारे फोमाइड्स के दौरान आप जब खांसते हो या स्नीज करते हो तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस कई सारे चीज़ों के ऊपर फैलती है जो कि बच्चा टच कर सकता है, अपने मुंह के पास ले सकता है और उससे उसको इन्फेक्शन हो सकती है। कॉमनली ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान तक सर्दी जुकाम या अर्ली स्टेज में ज़्यादा फैलता है और खांसी के करीबन 2 हफ्ते तक भी इंसान कॉन्टेजियस हो सकता है। अगर एंटीबायोटिक्स टाइमली शुरू की जाए तो ये जो इन्फेक्शन फेज है इसका ड्यूरेशन हम कम कर सकते हैं। वूपिंग कफ या पर्टसिस बच्चों में काफ़ी डिस्ट्रेसिंग सिम्टम हो सकती है और पेरेंट्स के लिए बच्चा इस दौरान बहुत घबराहट हो सकती है जब बच्चा इतना ज़्यादा खांसता है वूपिंग कफ में। शुरू के तरफ इट कैन प्रेजेंट जस्ट लाइक अ माइनर इलनेस, फीवर, फैटीग, बच्चा कुछ खाने पीने में दिक्कत कर रहा है, नाक बह रही है, सर्दी जुकाम है। ग्रेजुअली 5 से 7 दिन के बाद वो बच्चे में प्रोलॉन्ग्ड बाउट्स ऑफ कफिंग आपको दिख सकता है। बच्चा खांसते वक्त बिल्कुल मुंह में लाल हो जाना या सांस रोक लेना या नीला पड़ जाना या कई बार खांसते खांसते उल्टी भी कर सकता है। प्रोलॉन्ग्ड बाउट्स ऑफ खांसी के बाद कई दफ़े एक क्लासिकल वूपिंग साउंड जिसमें कि बच्चा एक इनहेल करता है ब्रेथ, दैट इज वेरी क्लासिक विद वूपिंग कफ। सो इस तरह के अगर लक्षण आपको बच्चे में मिल रही है तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। इनफैक्ट वूपिंग कफ के अंदर अगर हम एंटीबायोटिक्स बच्चे में इनिशियल स्टेज में शुरू करें तो इलनेस की ड्यूरेशन काफ़ी कम की जा सकती है। खांसी की जो ड्यूरेशन है वो अप टिल 3 वीक्स या 3 मंथ्स तक भी कई बार अनफॉर्चुनेटली चल सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आपके बच्चे को फीवर हो, सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, उसको कॉमन वायरल इलनेसेस की तरह इग्नोर ना करके अपने डॉक्टर से मिलिए। वूपिंग कफ या बॉर्डेटेला पर्टसिस कंफर्म करने के लिए हम एक नेजल स्वॉब या थ्रोट स्वॉब ले सकते हैं और इसको कल्चर करके पर्टसिस कई बार पता चल सकता है और कई बार ये डायग्नोसिस सिंपली क्लिनिकल होती है। अगर बच्चा हमारे पास कफिंग के फेज में आता है तो इसकी जो कफिंग का नेचर है, हिस्ट्री है, उसके टाइम वो सुनकर भी हम कई बार वूपिंग कफ की डायग्नोसिस कर सकते हैं और लेट से भी अगर एंटीबायोटिक शुरू हो तो भी इलनेस की ड्यूरेशन कम की जा सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझना कि ये बीमारी कई बार काफ़ी सीरियस और जानलेवा हो सकता है, खास करके छोटे बच्चों में। 6 महीने के नीचे के बच्चे खास करके ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जब आप प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे आपको एक Tdap वैक्सीनेशन लगनी चाहिए जिसके अंदर पर्टसिस की बूस्टिंग होती है मदर्स के अंदर। लेकिन 6 माह तक के बच्चे के अंदर अगर हमें इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं खांसी के या सर्दी खांसी जुकाम के, हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए क्योंकि 6 माह तक का बच्चा इतना विगरस कफिंग की तरह प्रेजेंट नहीं भी कर सकता है। अचानक सांस भूलने के स्पेल्स के साथ या न्यूमोनिया जैसे लक्षण के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। उस टाइम पे पर्टसिस को दिमाग में रखना या ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे इस बीमारी का जो प्रिवेंशन है वो बच्चों के इम्यूनाइजेशन के द्वारा हम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो पर्टसिस के अगेंस्ट वैक्सीनेट करती हैं। ट्रेडिशनली 6 हफ्ते या 1.5 महीने के उम्र पे ये वैक्सीनेशन शुरू होती है और 5 डोजेस वैक्सीनेशन बच्चे को लगती है जब तक कि वो 6 साल की उम्र का या स्कूल गोइंग एज तक का नहीं हो जाता। द कॉमन रूटीन और द शेड्यूल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज करती है और इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटीज बैक करती हैं, दैट इज एट 1.5 months, 2.5 months एंड देन एट 3.5 months, फॉलोड बाय बूस्टर डोज जो कि 18 महीने से 2 साल की उम्र पे लगती है और सब्सिक्वेंटली एक और बूस्टर करीबन 5 to 6 years ऑफ एज पर। ये अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हमारी कंप्लीट हो तो पर्टसिस को एनकाउंटर करने के बावजूद सीरियस इलनेस के रिस्क बहुत कम हो जाती हैं। द वैक्सीनेशन इम्पार्ट्स इम्यूनिटी इन अप टू 70 to 90% केसेस। 2 तरह के वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं।
ट्रेडिशनली होल सेल पर्टिसिस या फिर एसेलुलर पर्टिसिस। होल सेल पर्टिसिस वैक्सीनेशंस में कई बार कुछ पेरेंट्स का कंप्लेन रहता है, लोकल पेन, स्वेलिंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है, बट द इम्यूनिटी इज क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग एंड कंपेरेबल। एसेलुलर पर्टिसिस वैक्सीन भी कई सालों से मार्केट में रही हैं एंड द इम्यूनिटी विद एसेलुलर वैक्सीन भी काफ़ी कंपेरेबल है। माइनर साइड इफेक्ट्स थोड़े से कम है। सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस वैक्सीनेशन की दोनों वैक्सीन में कंपेरेबल हैं स्टडीज में जो पाई गई हैं। इसके अलावा जैसे जैसे इम्यूनिटी वेन होने लगता है, करीबन बच्चा जब 10 से 11 साल की उम्र का होता है या 11 से 12 साल की उम्र का, देन द इम्यूनिटी स्टार्ट्स वेनिंग, जो हमारी नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी नहीं है और वैक्सीनेशन रिलेटेड इम्यूनिटी है। उस टाइम पे बच्चे को एक बार और इम्यूनाइज करना जरूरी होता है। सो Tdap, दैट इज कैपिटल T, फुल डोज टेटनस वैक्सीनेशन, डिप्थेरिया एंड पेट पर्टिसिस वैक्सीनेशन इन स्मॉल डोजेस इज अगेन गिवन, ताकि बच्चा बूस्ट हो सके और इम्यूनिटी बेटर हो सके। और जैसा मैंने पहले रिपीट किया है, प्रेगनेंसी के दौरान Tdap वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है, कन्वेंशनल सिर्फ टेटनस टॉक्सॉइड लेने के अलावा, ताकि 6 महीने तक बच्चा पर्टिसिस के अगेंस्ट प्रिवेंटेड रहे। बेसिक बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में जानकारी ये है। इसके अलावा हम इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर कोई बड़ा इंसान सर्दी खांसी जुकाम से सफ़र कर रहा हो और ख़ास करके अगर डॉक्टर ने पर्टिसिस की शक जताई हो, तो उन केसेस में उस अडल्ट को घर में और ससेप्टेबल बच्चों से दूर रहना चाहिए। हैंड वॉशिंग अच्छे से करनी चाहिए और कफ एटिकेट, जैसे कि कन्फाइंड स्पेसेस में कफ करना, एल्बो फोल्ड्स के अंदर क्लोथ्स चेंज करना, ओपनली कफ नहीं करना ताकि एरोसोलाइजेशन ना हो। हमारे माइनर ड्रॉपलेट्स जो कि कफिंग और स्नीजिंग में काफ़ी फैलती हैं हर जगह, वो चीज़ें ना फैले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर एडल्ट्स इस तरह के प्रिकॉशंस रखें तो हम ससेप्टेबल बच्चों में और ख़ास करके 1 साल के नीचे के बच्चों में पर्टिसिस की संक्रमण को रोक सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इस तरह के खांसी जुकाम प्रोलोंग्ड कफ से सफ़र कर रहा हो, प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए और इंश्योर करिए कि ये पर्टिसिस नहीं है। अगर द कफ इज स्पेशली सीवियर, वो नीला पड़ रहा है, रेड हो रहा है खांसते खांसते, प्रोलोंग बाउट्स ऑफ कफिंग, लेट नहीं पा रहा है, आगे झुक के खांस रहा है और कैरेक्टरिस्टिक वूपिंग साउंड, जैसे कि खांसी के बाद एक ब्रेथ अंदर लेना और एक इनहेल्ड ब्रेथ आपको आवाज आ रही है, दैट इज वेरी टिपिकल ऑफ वूपिंग कफ। इस केस में खास करके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ सिरप्स का इन बीमारियों में कोई रोल नहीं है, क्योंकि बॉडी का नेचुरल डिफेंस है एयरवे को क्लियर करना, खांसी उस वजह से है। अगर हम कफ सिरप्स यूज करते हैं और कफ को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो बच्चों में खास करके काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, स्पेशली 2 साल के नीचे के बच्चों में। सो कफ सिरप स्पेशली ओवर द काउंटर रेमेडीज बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। ह्यूमिडिफायर्स, स्टीम इनहेलेशन, दीज थिंग्स कैन हेल्प। ये कफ को लिक्विफाई करने में हेल्प करता है और बच्चे को कफ एक्सपेक्टोरेट करने में, क्लियर आउट करने में थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। तो ये आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कशन के बाद अलोंग विद एंटीबायोटिक्स एज अ सपोर्टिव मेजर डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इसके अलावा होम एनवायरनमेंट को क्लियर रखना, एलर्जेंस ना हो, इंडोर एयर पोल्यूशन कम से कम हो। अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया जैसी जगह पे रह रहे हैं, खास करके इस टाइम पे सर्दियों में जहाँ पे एयर पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उस टाइम पे एयर प्यूरिफायर घर में यूज़ करना, घर में या अडल्ट फैमिली मेंबर्स बच्चों के सामने स्मोकिंग ना करे। सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो हेल्प, ताकि जो बच्चों को पर्टिसिस है वो थोड़े कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड और काम फील कर सके। इंक्यूबेशन पीरियड इस बीमारी की 5 से 7 दिन की में लास्ट अप टू 21 डेज, 7 से 10 दिन एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 हफ्ते तक एक बच्चा इन्फेक्शियस हो सकता है, जो कि एंटीबायोटिक यूज के साथ हम कम कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा वूपिंग कफ का डायग्नोसिस आपके डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लीज उसे स्कूल मत भेजिए, ताकि बाकी बच्चों को स्पेशली इन्फेक्शियस पीरियड के दौरान, ताकि बाकी बच्चे उससे ये इन्फेक्शन ना पकड़ लें। अगर एंटीबायोटिक शुरू हो चुकी है, सिम्टम्स रिजोल्यूशन के 4 to 5 डेज तक बच्चा फिर भी सिम्टोमेटिक रहता है, इन्फेक्शियस रहता है, तो उस टाइम पे भी हमें स्कूल भेजना या डे केयर में बच्चों को भेजना अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि टाइमली वैक्सीनेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, कफ एटिकेट, हाइजीन प्रिकॉशंस, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से हम अपने बच्चे को अगर वूपिंग कफ है भी बिना घबराए उसे घर पे या हॉस्पिटल पे, डिपेंडिंग ऑन कितना उसका लेवल ऑफ इलनेस है। सो काफ़ी बार वूपिंग कफ में हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चों का कफ इतना बाउट्स में होता है कि वो खांसते खांसते वी मे सी सब कंजंक्टिवल हेमरेज, ब्लीडिंग स्पॉट्स, सो देयर कफ बहुत प्रोपल्सिव होती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक ज़रूरी होती है, खास करके छोटे बच्चों में।
सो बिना एंग्शियस हुए, बिना एप्रीहेंसिव हुए, लिसन टू योर डॉक्टर, उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, एंटीबायोटिक्स टाइमली लेना और कफ सिरप्स को मिसयूज ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।